मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अबरार अली मोती चिल्ड्रन हाई सेकेंडरी स्कूल की ओर से आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ। और साइंस में हमारा चल रहा था सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर में हमने एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम आज समझने की कोशिश करेंगे वैक्सीन और वैक्सीन के फंक्शन, इसके डिस्कवर साइंटिस्ट कौन हैं, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे अबाउट द वैक्सीन्स। ओके, तो देखिए, वैक्सीन को समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ है जो हमको समझना होगी। वो हमारे पैराग्राफ में जो वैक्सीन की हेडिंग है उसमें लिखा हुआ है, व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर्स। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स if it enter again. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kill the invading bacteria. By producing suitable antibodies, the antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccine. तो अब आपने समझा कि वैक्सीन एक्चुअली किस तरह से काम करती है। देखिए, ऐसा होता है कि जब हम कभी डिज़ीज़ या किसी बीमारी से सफ़र्ड हो जाते हैं तो हमारी बॉडी उस बीमारी से लड़ती है। फिर वो ये भी याद रखती है हमारी बॉडी कि हम किस बीमारी से सफ़र्ड हुए थे, और हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ हैं जो उस बीमारी से लड़ने के लिए बनी थी, आप एक तरीके से सोल्जर बोल सकते हैं एंटीबॉडीज़ को। तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं जिसको मैंने सोल्जर बोला है, ये ध्यान रखने कि हमको उस इन्वेडर से, उस बैक्टीरिया से या उस वायरस से किस तरह से लड़ना है। तो जब वैक्सीन का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, वैक्सीन बनाई, तो वैक्सीन भी इसी तरह वर्क करती है। वैक्सीन में क्या होता है, जो डेड और कमज़ोर माइक्रोब्स होते हैं उनको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस्ड करा दिया जाता है, भेज दिया जाता है। फिर हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बना लेती है, और फिर ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी में जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक ये बनी रहती हैं। फिर जब कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर होता है तो ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये उससे लड़ती रहती हैं और हमको डिजीज़ नहीं होती। ठीक है, फिर चाहे कॉलेरा हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, स्मॉल पॉक्स हो, हेपेटाइटिस हो, कोई भी डिज़ीज़ हो, पोलियो हो, कोई भी डिज़ीज़ हो, ये जब हमारी बॉडी में इसके पैथोजन एंटर होते हैं तो जो एंटीबॉडीज़ वैक्सीन ने बनाई थी उसकी वजह से हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब देखिए, एक साइंटिस्ट हैं एडवर्ड जेनर, ये बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, और वैक्सीन को बनाने का जो पूरा का पूरा श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। ठीक है, पूरा क्रेडिट इन्हीं का ही है। इन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स, चेचक, ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर की थी। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर वैक्सीन, तो नाम क्या होगा, एडवर्ड जेनर। इन विच ईयर, 1798, याद रखिएगा। ओके, फिर आगे चलते हैं। इन आवर चाइल्डहुड, अब देखिए जो आप बॉक्स में देख रहे हैं ना, तो ये एडवर्ड जेनर का फ़ोटो है, और ये एडवर्ड जेनर, और ये 1798। इन आवर चाइल्डहुड you must have been given injection to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? You may take help from your parents. आपको ये बताना है, इसमें एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि जब आप बच्चे थे तब आपको कौन कौन से इंजेक्शन लगे थे। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। तो जब आप पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको डीपीटी का इंजेक्शन लगा था, बीसीजी का इंजेक्शन लगा था, टिटनेस का लगा था, हेपेटाइटिस का लगा था। ये कुछ मैंने बता दी, और बाकी लिस्ट आप अपने पेरेंट्स से पूछकर बना सकते हैं। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीजेज. नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स. यू माइट हैव सीन the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio. आपने एक स्लोगन सुना होगा, जनरली अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो इसका
ऐड देते हैं 2 बूंद ज़िंदगी के। आप ये बताइए 2 बूंद ज़िंदगी का जो ऐड आता है वो किस डिजीज़ से रिलेटेड है? ठीक है, चलिए। तो चिल्ड्रन अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन, और ये ओरल वैक्सीन है। जो पोलियो वैक्सीन है जो 2 बूंद ज़िंदगी के दिए जाते हैं, ये ओरल वैक्सीन है। ठीक है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स फाइनली लेड टू इट्स एरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए जो स्मॉल पॉक्स के लिए जो इंटरनेशनल कैंपेन चला था, उससे लगभग पूरे वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स लगभग ख़त्म हो चुकी है। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases। आज भी अब बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल लेवल पर लार्ज स्केल पर माइक्रोब से ह्यूमंस को बचाने के लिए और अदर एनिमल्स को बचाने के लिए वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब देखते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे सॉइल फर्टिलिटी किस तरह से इफ़ेक्टेड रहती है। ठीक है, उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। हम पेज नंबर 21 से 22 पर आएंगे। आपको ध्यान रखना है, आपको अपने साथ अपनी कोर्स बुक रख के रखनी है। ठीक है, मैं रीडिंग करूँगा, आप उसमें मिलाते चलिए और समझते चलिए। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, सम बैक्टीरियाज, फिगर 2.7, हम 2.7 पे देखेंगे। बैक्टीरियाज आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर टू एनरिच सॉइल with nitrogen and increasing its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer। कुछ बैक्टीरियाज हैं जो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में फिक्स कर देते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, और इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर। चलिए पेज नंबर 22 पर मैं आ गया, आप भी आ जाइए। अब देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, या आप फिगर 2.7 में देख सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम क्या लिखा हुआ है, साइनोबैक्टीरिया। याद रखिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है नेम द बैक्टीरिया विच हेल्प टू फिक्स नाइट्रोजन, तो नाम क्या लिखेंगे आप, साइनोबैक्टीरिया। और इस साइनोबैक्टीरिया का अदर नेम क्या है, उस साइनोबैक्टीरिया का अदर नेम है ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, चलिए अगला जो जॉब है या अगला जो फंक्शन है, अगली जो एक्टिविटी है जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्प करते हैं, वो है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब एनवायरनमेंट क्लीनिंग क्या है। भूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डन मेकिंग मैन्योर। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट of plant, vegetables and fruits from nearby houses and garden. They put them into a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. भूजो एंड पहेली wanted to know how this had happened. देखिए क्या है, भूजो पहेली दो फ्रेंड हैं इस पूरी बुक में, साइंस की कंप्लीट बुक में भूजो एंड पहेली, ये दो नाम आपको बार बार पढ़ने के लिए मिलेंगे। उन्होंने क्या किया, अपने गार्डन से और आसपास के घरों से प्लांट्स और सब्जी और फ्रूट्स के कुछ वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट किया और एक गड्ढे में, एक पिट में डंप कर दिया, जिसको हमने क्या नाम दिया, वेस्ट डिस्पोजल। कुछ समय बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो याद रखिए जो मैन्योर फॉर्मेशन होता है वो भी माइक्रोब्स मीन्स बैक्टीरियाज के थ्रू होता है, बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 2.5, take 2 pots and fill each pot half with soil, mark them A and B. Put plant waste in a pot A and things like polythene bags, empty glasses, bottles and broken plastic toys in pot B. Put a pot aside, observe them after 3 to 4 weeks. आपको क्या करना है, 2 बर्तन लेने, 2 पॉट, उन पे A और B लिख दीजिए। A में आप वेजिटेबल वेस्ट और फ्रूट वेस्ट डाल दीजिए, और पॉट बी में आपको क्या करना है, प्लास्टिक के जो खिलौने वगैरह होते हैं ना, खाली बॉटल्स, एम्प्टी बॉटल्स, टूटे हुए कांच के सामान या प्लास्टिक टॉयस, वो भी आप डाल सकते हो। 3 से 4 हफ्ते बाद आप उसको देखिए क्या होगा। देखिए
जो प्लांट और एनिमल वेस्ट हैं वो तो टर्न हो जाएंगे किस में, वो सड़ जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे मैन्योर में। और जो प्लास्टिक बॉटल्स और ग्लास एम्प्टी ग्लास इस बॉटल्स हैं वो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द टू पॉट्स, इफ सो व्हाट इज़ द डिफरेंसेस। अब आपको बताना है दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। यू विल फाइंड दैट plant waste in pot A has been decomposed. How did this happen? क्यों हुआ ऐसा? The plant waste has been converted into manure by action of microbes or microorganisms. The nutrients released in the process can be used by the plants again. और जो ये जो मैन्योर बना इसको प्लांट दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। Did you notice that a pot B, the polythene bags, empty glasses, bottles and broken toys parts did not undergo any such changes. The microbes could not act on them and convert them into manure. You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. अब देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट को प्लांट और एनिमल को मैन्योर में सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और इनसे जो स्मेली और जो हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं उनको भी वो क्लीन कर देते हैं। इससे हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो क्लीन हो जाता है। अगली हेडिंग है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने पढ़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो हेल्पफुल और जो फ्रेंडली एक्टिविटीज़ हैं इनके बारे में जाना था। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरियाज, एल्गी और प्लांट्स जो भी हैं वो अगर हमारे लिए हेल्पफुल हैं तो वो हमारे फ्रेंड कहलाएंगे, और इनके अलावा जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है या उनसे हमको डिजीज़ हो जाती है तो उनको फिर हम फो या एनिमी की कैटेगरी में रखते हैं। चलिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogen. अब देखिए बुक में क्वेश्चन भी है पैथोजन क्या होते हैं, व्हाट आर पैथोजेंस, तो उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट एंड एनिमल। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स जिनसे हमको डिजीज़ होती है उन्हें पैथोजन कहते हैं। सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। कम टू द पेज नंबर 23 पर आ जाइए। चलिए मैं तो आ गया पेज नंबर 23 पर। ओके, डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। अब देखिए कुछ पैथोजन कैसे होते हैं जो जब हम सांस लेते हैं ना, ब्रीथ करते हैं, तो उसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, और कुछ ऐसे होते हैं जब हम पानी पीते हैं तो पानी के साथ हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। और द फूड वी ईट, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे खाने के साथ में हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, जो बीमार होते हैं, उनके कांटेक्ट में आने से भी हमारी बॉडी में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो किसी अदर एनिमल के कांटेक्ट में आने से हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। माइक्रोबियल डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। अब देखिए दो टाइप की डिजीजेज होती हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं? जो किसी पर्सन के फिजिकली कांटेक्ट में आने पर एयर से, वाटर से या फूड के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसमिटेड हो जाती हैं, पहुंच जाती हैं, उनको बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीजेज। ठीक है, आई रीड अगेन।
microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और physical contact are called communicable diseases। ठीक है, ये देखिए ये कहाँ से, ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक है, यहाँ से ये माइक्रोबियल डिजीज़, यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेबल डिजीज़, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, फिर इसके एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप मार्क करते रहिए, जो मैं आपको बीच बीच में बता देता हूँ, इससे आपको आंसर फाइंड करने में आसानी रहेगी। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीजेज इंक्लूडिंग कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन cold sneeze fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. ठीक है, जब भी कोई पर्सन छींकता है या खांसता है तो उसके माउथ से जो ब्रीद आउट होती है उसमें जो छोटी छोटी मॉइस्चर ड्रॉप्स होती हैं, ड्रॉपलेट्स होती हैं, उसमें थाउजेंड्स ऑफ वायरस होते हैं। इसलिए आपसे कहा जाता है कि बेटा जब भी आप खांसें या छींकें तो कवर योर माउथ विद अ हैंकरचीफ, आप रुमाल से अपने मुंह को ढक लीजिए। इससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया जो वायरसेस निकलेंगे कॉमन कोल्ड के, वो उसमें ट्रैप हो जाएंगे और किसी हेल्दी पर्सन पर, हेल्दी बच्चे पर वो ट्रांसमिटेड नहीं होंगे। फिर ये ग्रीन बॉक्स है, देन हाउ डू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। अब क्वेश्चन आता है हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को स्प्रेड होने से कैसे बचा सकते हैं। वी शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। देखिए जो भूजो है वो बता रही है, वी शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। जब आप छींकें तो अपने नाक पर और मुंह पे रुमाल रख लीजिए। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। अब कुछ एनिमल्स और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको, या डिजीज़ होती हैं उनको हमारी बॉडी तक पहुंचाते हैं, और ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स क्या कहलाते हैं, कैरियर। ठीक है, तो कैरियर क्या होते हैं, ये ऐसे एनिमल्स या इंसेक्ट्स होते हैं जो डिजीज़ को एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ले जाते हैं। ठीक है, देयर आर सम इंसेक्ट्स और एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीजेज कॉजिंग माइक्रोब्स। Housefly is one of such carrier. The fly sit on the garbage and animal excreta. Pathogens stick to their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogen. However, eats the contaminated food is likely to get sick. अब देखिए जो मक्खी होती है हाउस फ्लाई, जब वो किसी गार्बेज पर या एनिमल एक्सक्रीटा पर, जो मल वगैरह होता है उसके ऊपर बैठती है, तो जो पैथोजेंस होते हैं वो उसकी बॉडी से, उसके लेग से चिपक जाते हैं, फिर वो किसी खाने पे बैठ जाती है, और हम ऐसे इन्फेक्टेड या गंदे बिना ढके अनकवर्ड जो मटेरियल होते हैं उसको यदि हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो पैथोजन पहुंच जाते हैं। देखिए आपने मार्केट में देखा हो फ्रूट्स होते हैं, तो फ्रूट्स के ऊपर भी मक्खियाँ बैठती हैं। आपको क्या चेक करना होगा, जब भी आप मार्केट से फ्रूट परचेज़ करते हैं तो उसको पहले आप वॉश कर लीजिए, उसके बाद में आप उसको खाइए, नहीं तो क्या होगा, वो जो फ्रूट्स हैं जिसके ऊपर मक्खियाँ बैठी थी वो पैथोजन आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, चले जाएंगे। ओके, तो इससे फिर आपको डिजीज़ हो जाएगी। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो। अब देखिए ये जो मच्छर का डायग्राम बना हुआ है फिगर 2.8, ये मॉस्किटो, ये फीमेल एनोफ्लिज का फिगर है, मतलब फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो आपको दिखाया है। अब ये क्या करता है, ये जो मॉस्किटो होता है ये मलेरिया पैरासाइट को हमारी बॉडी में ट्रांसमिट करता है, पहुंचा देता है, और इससे फिर हमको मलेरिया हो जाता है। द अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज़ फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, नेम द कैरियर ऑफ मलेरिया, तो कैरियर ऑफ मलेरिया क्या है, फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो। और ये किसको ट्रांसमिट करता है, ये करता है मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये लाइट ये लिखा हुआ है प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये जो प्लाज्मोडियम है इससे मलेरिया होता है, और इसको कैरी कौन करता है, इसके लिए कैरियर है ये मॉस्किटो, और मॉस्किटो भी कौन सा है,
फीमेल मॉस्किटो है, मेल मॉस्किटो नहीं है। तो फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू। अब देखिए एक और फीवर होता है डेंगू फीवर, का नाम सुना होगा आपने, डेंगू भी बोलते हैं और डेंगी, ठीक है, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन डेंगी कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक डेंगू वायरस होता है, डेंगू वायरस को कौन ट्रांसमिटेड करता है, कौन कैरियर है उसका डेंगू वायरस का, एडीज मॉस्किटो, ठीक है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू। अब हम मलेरिया और डेंगू को कैसे फैलने से रोक सकते हैं, तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। Why does the teacher keep telling us not to tell water collect anywhere in the neighborhood। अब देखिए हमारे जो आस पड़ोस है वहाँ पर हमको पानी कलेक्ट नहीं होने देना है, बस इस तरह से हम बचा सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, खुद को, सोसाइटी को, अपने नेबरहुड को, किस चीज़ से, स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू। हम डेंगू और मलेरिया को फैलने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, पानी को कलेक्ट नहीं होने देना है। क्यों, उसका रीज़न है जो फीमेल मॉस्किटोज़ होती हैं वो क्या करते हैं, वो पानी में ब्रीड करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और वहीं पर वो अपने अंडे देती हैं, जिससे फिर थाउजेंड्स ऑफ लार्वास स्प्रेड हो जाते हैं और फिर पूरी सोसाइटी को, हमारे पूरे नेबरहुड को कंटेमिनेटेड कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं और मलेरिया और डेंगू जैसे जो डिजीज़ हैं वो स्प्रेड होने लगती हैं। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, ब्रीड मीन्स रिप्रोड्यूस, हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्टेड एनीवेयर इन कूलर टाइप, कूलर, टायर्स, फ्लावर पॉट ETC। इनमें पानी रुक सकता है, ठीक है, तो हमको इसमें कलेक्ट नहीं होने देना है। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। अगर हम उसको ड्राई रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, तो हम मच्छरों को ब्रीडिंग करने से रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है और आपको ऐसे मेजर्स लिखने हैं जिनको यूज़ करके हम मलेरिया को फैलने से रोक सकते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर। तो हमारा जो नेक्स्ट पेज है, पेज कौन सा होगा, पेज है 24। अब देखिए पेज नंबर 24 पर ये एक चार्ट बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है, टेबल का नंबर है टेबल 2.1। सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कुछ कॉमन डिजीजेज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। इनको हम बाद में स्टडी करेंगे, आज हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम अगले वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।